गुड इवनिंग सर। बारह मुझे एक्चुअली कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी। हमेशा क्लास 6 o'clock पे रहती है ना। मैंने आज भी 6 o'clock में तो ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था। तो अच्छा हुआ किसी का मैसेज मैंने पढ़ लिया बाई चांस, है ना। एक्चुअली आज क्लास 5:30 पे ही थी, है ना। तो आई विल एक्सटेंड अप टू द 7:15। लेट थोड़ा सा स्टार्ट हुई है। आई विल एक्सटेंड द क्लास अप टू द 7, है ना। आपके मेजर टेस्ट आपने दे लिया, है ना। तो ठीक हुआ था मेजर टेस्ट? कैसा हुआ यस मेजर सर। टेस्ट? अच्छा, पहले मार्क्स तो भी नहीं आए होंगे, क्या? मार्क्स और रैंक लिस्ट सही जाएगी, है ना। आपके और भी कुछ TWTs आ रहे हैं। इस बार टेस्ट अच्छा हो रहा है आपका, है ना। एमएफपी की मेरे ख्याल से मुंबई से ही सारे टेस्ट प्लान हो रहे हैं ना। तो अभी मेरे ख्याल से अब आपका जो अगला टेस्ट है हर अल्टरनेट मंडे को, हर अल्टरनेट वीक में होगा। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो EMI का है, दैट इज ऑन 13। उसके बाद फिर 27 को टेस्ट। तो TWT रेगुलर होते हैं। तो अपनी आप जो प्रिपरेशन है ना उसको TWT के अकॉर्डिंग ही करो, तो उससे आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। चलो, तो आज आपको एक टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज योर सेल्फ एंड म्यूचुअल एनर्जी, है ना। ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज। पहले एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, मे बी फ्यू मोर पीपल विल ज्वाइन मीनवाइल। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको आप अटेंड करो, उसके बाद मैं वो टॉपिक स्टार्ट करूँ, है ना। क्योंकि अभी एक्चुअली टाइम चेंज हुआ है ना, तो जैसे मुझे कंफ्यूजन हो गई है वैसे किसी और को भी हो सकती है। आई विल शेयर वन क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व दैट क्वेश्चन, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। फिर मैंने टाइम टेबल देखा तो पता लगी अरे क्लास तो आज जल्दी है ना। वैसे ये टाइम ठीक है, आई लाइक दिस टाइम। इसमें बहुत लेट नहीं होता है ना। उस क्लास वो टाइमिंग जो थी उसमें काफी डिले हो जाता है ना? ये हम कर सकते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लो। हाँ, ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, बेस्ड ऑन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये क्वेश्चन जो है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड है आपका। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सॉल्व करो इससे, इसको सॉल्व करो, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
चेक करता हूँ, कुछ आंसर्स मेरे पास आए हुए हैं। लेट मी चेक। अभी एक ही आंसर आया है ना? मेरे ख्याल से पुलकित आपका आंसर सही है ना? वैसे मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ देवान, सही आंसर है आपका। आंसर इज करेक्ट। है ना? देवांश पुलकित आपका आंसर सही है ना? सही कर रहे हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चंस को, है ना? कि भाई इस तरह के केस में किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, राइट? तो जैसे मैंने बताया था उस दिन आपको, है ना, उस दिन ऐसे क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था। बस रॉड ये बाहर की वजह अंदर रखी हुई। अब देखो, अगर ये 2r है, ये r है और ये भी r है ना? तो ये वाला एंगल तो पाई बाय 4 हो जाएगा ना, 45 डिग्री। ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो, हम जब लेते थे ना, तो हम एक बोलते थे कि इसको जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा वो आपका हो जाएगा एरिया इंटू डी बाई डी टी, है ना? एरिया इंटू डी बाई डी टी। तो आपको पता है किस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ कितने एरिया में चेंज हो रही है ना? ये वाले एरिया में। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला लग गया। तो एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है वो होता है हाफ ऑफ आर इंटू टोटल एंगल। तो टोटल एंगल तो यहाँ पे पाई बाई 2 हो गया, हाफ आर स्क्वायर, है ना? भाई यहाँ पे जो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है वो हाफ आर स्क्वायर क्या होता है, जब आपका थीटा है ना? हाफ आर स्क्वायर थीटा से एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लेंगे, है ना? वापस बात है, डी बाई डी टी की वैल्यू इसकी दी हुई है ना? इस पूरे में जो डी बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है? जैसे आपको अल्फा दी हुई है ना? इसमें जो डी बाई डी टी है वो अल्फा आपको दिया हुआ है। तो इससे आपका आंसर आ गया कि पाई आर स्क्वायर अल्फा बाई 4 आ गया। तो मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस पूरे में क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? जैसे आपका डी ऑप्शन सही है ना? तो सेम वही अप्रोच हम यूज करते हैं इसमें। तो इसमें एक्चुअली ट्राइंगल के एरिया ना लेके जो आर्क बन रहा है उसका सेक्टर के एरिया हम ले लें, तो इससे आपका डी ऑप्शन आ जाए। ठीक है ना? अब आपको मैं असाइनमेंट्स हर वीक एक भेज दूंगा। आपके जो टेस्ट टीडब्ल्यूटीज होंगे ना, उसके हिसाब से आपको असाइनमेंट्स मिलती है। तो आप अपना मॉड्यूल एनसीईआरटी करके उसको भी सॉल्व करेंगे। भाई पहली प्रायोरिटी में मॉड्यूल रहेगी, मॉड्यूल करने के बाद आप एनसीईआरटी कर लो, और एनसीईआरटी खत्म हो जाए उसके बाद आप जो है जो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस जाएंगे, कुछ 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर होंगे। हर वीक में एक एक असाइनमेंट्स देते रहूंगा, तो उसको आप जरूर से करना, वो अच्छे क्वेश्चंस है ना? तो उसको एक बार अगर आप रिवाइज कर लोगे ना, तो आपको सारे कंसेप्ट अपने आप आ जाएंगे, है ना? कई क्वेश्चंस वैसे हम क्लास में भी कर लेते हैं उनसे, लेकिन फिर भी एक बार और कर लेना। तो आपको सारे क्वेश्चंस एक बार रिवाइज करोगे तो आपको सारे कंसेप्ट अपने आप आ जाएंगे। चलो, तो इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, दैट इज योर सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, है ना? यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक हम इससे पढ़ते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद, वी स्टडी द सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, है ना? तो पहले हम सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, है ना? कि भाई सेल्फ इंडक्शन जो फिनोमेना है ये एक्चुअली क्या होता है ना? तो सेल्फ इंडक्शन को आप इस तरह से डिफाइन करते हो, सेल्फ इंडक्शन इज इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, induction of EMF due to change in current in same coil, due to change in current in same coil, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन,
है ना, सेल्फ इंडक्टेंस इज द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल। तो जिस कॉइल में आप करंट चेंज कर रहे हो उसी कॉइल में जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उस फिनोमेना को भी कॉल्ड एज अ सेल्फ इंडक्शन, है ना। सेल्फ इंडक्शन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप इस तरह से इसको डिफाइन कर लो कि सपोज आपका यहाँ पे कोई इस तरह से कॉइल है ना, इस तरह से कॉइल को कई बार हम इंडक्टर भी बोलते हैं। एक नया एलिमेंट आ गया, जैसे आपका रेजिस्टर था, कैपेसिटर था, वैसे एक इंडक्टर भी आ, एक नया एलिमेंट आपने इंट्रोड्यूस कर लिया, दैट इज योर इंडक्टर। ये आपका कोई इंडक्टर है या कोई इस तरह से कॉइल है और इससे आपने कोई बैटरी अटैच और इससे एक स्विच लगा हुआ है, इस स्विच के थ्रू आपने क्या कर दिया, इसलिए आपकी बैटरी क्लोज कर, है ना। तो इसमें होता है एक्चुअली कैसे आप स्विच को क्लोज करोगे, है ना, एज सुन एज स्विच इज क्लोज, कि जैसे आप इस स्विच को क्या करोगे, क्लोज करोगे, है ना। तो आपको पता है इसमें से करंट ग्रो होगी, मेन करंट टाइम के साथ बढ़ेगी ना। तो स्विच को जैसे हम क्लोज करेंगे तो di/dt की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0, करंट बढ़ेगा। और आपको पता है करंट अगर बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे फील्ड भी बढ़ेगी, है ना। तो अगर करंट टाइम के साथ बढ़ रही है तो जो फ्लक्स होगा वो भी इंक्रीज होगा, d5/dt इज ग्रेटर देन, है ना। और d5/dt अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ मेन करंट को अपोज करेगी। तो सिंपल से ऐसा हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे करंट टाइम के साथ आई ग्रो हुई, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, ई की वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जस्ट हम लिख देंगे d5/dt, है ना। और ये जो ईएमएफ होगा ये मेन करंट को अपोज करेगा, ये ध्यान रखना। तो अपोज करेगा मतलब ये है कि अगर मेन करंट क्लॉकवाइज जा रही है तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन की वजह से करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्योंकि लेंज लॉ ये तो होता है कि जो भी कॉज होता है उसको क्या करता है, इसलिए आपका अपोज। तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ की बैटरी आप बनाओ और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो, कि मेन करंट अगर क्लॉकवाइज बढ़ रही है तो करंट अगर टाइम के साथ बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो मेन करंट को क्या करेगा, आपका अपोज। मतलब अगर किसी भी वायर को हम सिंपल ऐसे कॉइलिंग कर दें, है ना, तो उसमें एक खास प्रॉपर्टी आती है कि वो करंट को चेंज नहीं होने देता। भाई जैसे आप स्विच क्लोज करोगे ना तो करंट बढ़ना जाएगा, है ना, तो उसको बढ़ने नहीं देगा, तो उसके इंक्रीज को क्या करता है, आपका अपोज करता है ना। तो इसके बाद ये तो मैंने बोला जब स्विच क्लोज करेंगे, ऐसे ही जिस मोमेंट में मैं स्विच ओपन करूंगा, है ना, कुछ देर बाद आपको होता है कि जैसे स्विच हम क्लोज करेंगे, है ना, कि भाई स्विच क्लोज करेंगे तो इसमें एक बैक डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी। आपको पता है कुछ देर बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगी क्योंकि करंट तो कांस्टेंट हो जाएगी ना। जब आप फिर से इसको ओपन करोगे, है ना, कि as soon as once again the switch is open, तो जैसे हम यहाँ पे सिंपल से एक चीज और ले लेंगे कि when switch is open, इस केस में स्विच जब ओपन करेंगे तो जैसे आप ओपन करोगे आपको पता है आप करंट टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर करंट टाइम के साथ डिक्रीज होगी फिर से फ्लक्स चेंज होगा। अब इस केस में फ्लक्स टाइम के साथ भी डिक्रीज हो जाता है ना, और जब फ्लक्स टाइम के साथ डिक्रीज होगा तो फिर से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, है ना। और लेकिन वो मेन करंट को क्या करेगा, सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही सर, ब्लड आ रही है बहुत ज्यादा। हमारी है अभी क्लियर हुई, चेक करो जरा। जी क्लियर है जी अब क्लियर है, जी सर। हाँ वो कई ऑटो फोकस हो जाता है। मैंने स्विच इज ओपन, जैसे आप ओपन करोगे तो करंट टाइम के साथ डिक्रीज होगी तो फ्लक्स के टाइम के साथ डिक्रीज होगा और जैसे फ्लक्स टाइम के साथ डिक्रीज होगा सेम जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, है ना। तो यहाँ पे जस्ट आपका ये आ गया कि यहाँ पे आपने स्विच को क्या किया, ओपन कर दिया, है ना। तो जैसे ओपन कर दिया तो वही क्लॉकवाइज करंट हो रही थी। अब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये मेन करंट को सपोर्ट, है ना। तो मतलब ऐसी बैटरी बना दोगे जो कि मेन करंट को क्या करेगी, जैसे आपके सपोर्ट करेगी, इसकी वजह से जो करंट होगी राइट वर्ड। वही चीज है कि जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे एक अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, कुछ देर बाद वो ईएमएफ 0 हो जाएगा और जैसे हम स्विच को ओपन करेंगे करंट को सपोर्ट करता हुआ एक ईएमएफ डेवलप इंड्यूस्ड, और जिस कॉइल में करंट चेंज हो रही है उसी में ईएमएफ डेवलप होगा। इसलिए इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन, है ना। ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को इज नोन एज ए
सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गया है, दिस इज सिंपली नोन एज ए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड फिनोमिना इज कॉल्ड इंडक्शन। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं जैसे कि आपका इज कॉल्ड इंडक्शन। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं जैसे कि आपका इंडक्शन। एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा और इसी फिनोमिना को वी कॉल इट एज ए इंडक्शन। तो हमें को कि इंडक्शन हमेशा होगा सेम कॉइल। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ गई कि देखो ये जब कॉइलिंग कर देते हैं किसी चीज को, जैसे वायर स्ट्रेट है तब तो उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जैसे हम वायर की कॉइलिंग कर देंगे उसमें इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी भी आएगी। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर। तो ये इंडक्टर का काम क्या है? एक्चुअली में इंडक्टर जो है ना, किसी भी सर्किट ओके है ना कि जैसे कि वो कभी होता है ऐसा, है ना कि इसमें सिंपल सा ऐसा है कि इसमें इंडक्टर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई कि इंडक्टर जब हम स्विच क्लोज कर रहे हैं तो ये करंट को इंक्रीज नहीं होने दे रहा क्योंकि इसके अपोजिट करंट फ्लो कर रहा है, और जब हम ओपन कर रहे हैं ये करंट को डिक्रीज नहीं होने दे रहा है, उस करंट को सपोर्ट कर रहा है ना, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे इंडक्टर की सर बड़ी इंपॉर्टेंट। सर एक और बार बता दोगे सर, ये बीच में थोड़ा नेट की दिक्कत हो रही थी सर, नहीं मैंने समझ नहीं आ रहा। बेटा वो एक्चुअली नहीं पढ़ाया मैंने, बीच में क्लास ऑन नहीं थी। यहाँ पे जस्ट हम ये बोल रहे हैं कि जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे तो करंट आपकी क्लॉकवाइज बिल्ड होना चाहिए, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जो एक करंट के इंक्रीज को अपोज करे। और जब हम स्विच को ओपन करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट कम होगी, तो एक सेम इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा जो कि मेन करंट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा लाइंस ऑफ के अकॉर्डिंग। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये जो फिनोमेना होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका सेल्फ इंडक्शन लिख लो, फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ये पूरा का पूरा जो फिनोमेना होगा वी कॉल एज अ सेल्फ इंडक्शन। अब यहाँ पे एक चीज आ गई कि इंडक्टर बड़ी एक स्पेशल चीज होगी। भाई देखो अब तक जो हम बात कर रहे थे ना, इन दो तीन चीजों की बात कर रहे थे। कोई अगर वायर है तो उसका रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर भी बन सकता है। अब एक नया एलिमेंट आ गया इंडक्टर कि किसी वायर की अगर हम ऐसे कॉइलिंग कर दें तो इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, इसी को हम इंडक्टर बोलते हैं। इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सोलेनाइड इज आल्सो एन इंडक्टर। ये सोलेनाइड है वो भी क्या है आपकी इंडक्टर। तो इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी कि इंडक्टर राइट एक्ट एज inertia for the circuit, inertia for circuit है। इंडक्टर कैसे एक्ट करेगा, inertia for the circuit, right? Always opposes the change in current, always opposes the change in current। ये आपका कंसेप्ट हो गया है ना कि कोई भी अगर इंडक्टर है तो सर्किट में कैसे एक्ट करेगा, एज इनर्शिया। हमेशा ये चेंज इन करंट को क्या करेगा, अपोज है ना। करंट अगर इंक्रीज होना चाहती है तो इंक्रीज नहीं होने, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो। करंट अगर डिक्रीज होना चाहती है स्विच ओपन करने में तो डिक्रीज नहीं होने देता, सेम डायरेक्शन में क्या होगा जैसे कि आपका करंट फ्लो। तो ये इंडक्टर का काम होता है कि सर्किट में कैसे एक्ट करता है, एज ए इनर्शिया। लाइक मास किसी मोशन के इनर्शिया, वैसे सर्किट का जो इनर्शिया होता है वो क्या होता है, आपका इंडक्टर। तो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये सिर्फ 3 बेसिक एलिमेंट के ऊपर बेस्ड है, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। और अब तक हम इन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज एक नया एलिमेंट आ गया, उसी को क्या बोलते हैं आपके इंडक्टर। और इससे जो फिनोमेना रिलेटेड है दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। क्या प्रोसेस है इसके बाद हम आते हैं, देखो जैसे अब थोड़ा सा इसके कुछ लॉ डेवलप करते हैं कि भाई इंडक्टर जो होगा
इसको हम किस तरह से एनालाइज करेंगे। जस्ट मैं ऐसा बोलूंगा कि इस पूरे केसेस में जो फ्लक्स होगा, कि जो भी इस कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा होगा, दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। समझेगा? वही बात है, फ्लक्स करंट बढ़ रही तो फ्लक्स बढ़ रहा था, करंट कम हो रही तो फ्लक्स कम हो रहा था। तो हमें बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और ये जो फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स की हम बात करें, टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल, है ना, ये जो कॉइल है इसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा वो मेन करंट के क्या होगा, जैसे कि आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। और जैसे आप यहाँ से प्रोपोर्शनल से हटाओगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दो, है ना, ये जो कांस्टेंट होता है एल, इसी को हम बोलते हैं इंडक्टेंस, है ना, किसी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और सिंपली इंडक्टेंस भी बोलते हैं, है ना। ये जो एल है एक कांस्टेंट है, दिस इज नोन एज अ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या किसको क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका इंडक्टेंस। तो अगर है कि यहां से आप देखो एल की जो वैल्यू होगी, एल की वैल्यू हो जाएगी 5/I, है ना, और इसमें 5 जो है वो टोटल फ्लक्स है। कि जब भी आपको इंडक्टेंस निकालना होगा तो ये जस्ट आपका हो जाएगा टोटल फ्लक्स बाई टोटल करंट, टोटल करंट, है ना, कि जो इंडक्टेंस की वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी टोटल फ्लक्स बाई टोटल करंट। और ये जो इंडक्टेंस है इसकी अगर मैं यूनिट देखूं तो इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी वेबर पर एम्पियर, है ना, या इसी को हम बोलते हैं हेनरी। तो आपको हमेशा किसी कॉइल का इंडक्टेंस दिया हो, कि जब भी कोई कॉइल दी होगी ना तो इसका इंडक्टेंस दिया हो, अगर ये कोई जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया होता है इतने ओम, इंडक्टर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया होता है इतने माइक्रोफैराड, वैसे इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया होता है इतने हेनरी। कितने हेनरी इसका क्या है, आपका इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस हम निकालेंगे कैसे, टोटल फ्लक्स को टोटल करंट से हम क्या करेंगे, आपका डिवाइड। अभी क्या आगे, अगर फ्लक्स की वैल्यू Li है तो यहां से हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। भाई किसी भी सर्किट में जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप करेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी -d∅dt है। तो जनरल रूल है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज ईएमएफ। और यहां से अगर हम इसको पुट कर दें यहाँ पे, ये आपको हो जाएगा -L × di, ये आपका गया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -L × di/dt। सारा कुछ डिपेंड करेगा चेंज इन करंट पे, है, सारा कुछ डिपेंड करेगा चेंज इन करंट के ऊपर। करंट कांस्टेंट अगर होगी तब तो टर्म 0 हो जाएगा, करंट अगर इंक्रीज हो रही है तो ये टर्म पॉजिटिव होगा तो ईएमएफ नेगेटिव होगी, मतलब अपोज करेगा। अगर करंट डिक्रीज होगी तो ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस मेन करंट को ईएमएफ क्या करेगा, सपोर्ट। तो ये आपका आ गया सेल्फ इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो जस्ट हमने निकाल लिया कि फ्लक्स जो होता है वो Li के इक्वल होगा, ये L की वैल्यू टोटल फ्लक्स बाय टोटल करंट होती है, और इसी फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके हम यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, -L × di/dt। अभी क्या आती है कि जैसे मैंने बोला इसका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस हो हेनरी, तो हम किसी कॉइल का इंडक्टेंस निकालें कैसे। जैसे आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था कि भाई कोई भी अगर इस तरह से वायर है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, है ना, रेजिस्टेंस आपने लिखा था कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो ρL/A होगी। जैसे आपने कैपेसिटेंस लिखा तो आपने लिखा ε0A/d होगा। वैसे आपको लिखना है कि अगर ये इंडक्टर है तो इसका इंडक्टेंस कितना हो। तो अगर हम वो निकालें तो एक इसमें डेरिवेशन है कि हाउ टू फाइंड आउट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। एक सिंपल सा डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन ऑफ राइट सेल्फ इंडक्टेंस राइट ऑफ लॉन्ग कॉइल। अगर कोई लॉन्ग सोलेनोइड लिख लो, लॉन्ग सोलेनोइड अगर है ना, कि कोई भी अगर लॉन्ग सोलेनोइड है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस
हम कैसे निकाल एकदम सामने निकालना। अब देखो कि अभी आपने पढ़ा है कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी टोटल फ्लक्स बाई करंट। तो टोटल फ्लक्स हम निकाल लेंगे किसी भी सोलेनोइड में जो टोटल करंट होगी वो टोटल फ्लक्स एनबीए हो जाएगी। अगर सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी है उसके एरिया ए है और नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो एनबीए टोटल फ्लक्स हो जाएगा। इसको आप करंट से डिवाइड कर दो, उसमें अगर आई करंट फ्लो हो रही है, सोलेनोइड का स्ट्रक्चर ऐसे ही तो होता है। इस तरह से कॉइल को हम सोलेनोइड बोलते हैं, उसमें आई कोई करंट फ्लो हो रही है। ये जो कॉइल है उसका एरिया आपने ए ले लिया और बीच में मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, तो बेसिकली टोटल फ्लक्स की वैल्यू एनबी हो जाएगी। इसको आप करंट से डिवाइड कर दो। और सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं कि कोई भी अगर सोलेनोइड है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये आपका होता है म्यू नॉट एन, है ना, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं म्यू नॉट एन आई, या इसको हम ले सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल इनटू करंट, क्योंकि स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट, तो इसको आप यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई, ये आपका आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, है ना, इंटू आई बाई आई इंटू एल। क्या आ गया, जस्ट आपने बी की वैल्यू पुट कर दे तो ये सारे टर्म्स आ गए। अब तो ध्यान दो यहाँ से करंट कैंसिल हो गई ना, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे इस केस में था, क्या रेजिस्टेंस करंट के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं करता है। क्या कैपेसिटेंस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं करता है। बस इंडक्टेंस भी है, इंडक्टेंस की वैल्यू भी करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ध्यान रखना, इवन इफ हम फॉर्मूला में ऐसा लिखते हैं कि टोटल फ्लक्स बाई करंट होगा, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड वाला करंट और ये करंट दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो करंट यहाँ से कैंसिल, राइट, यहाँ से करंट क्या हो गया, जैसे कि आपका कैंसिल, तो यहाँ से आपका क्या, जस्ट इस सारी चीजों को, है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि आपका कैपिटल एन के टर्म्स में लिखा है हमने, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको आप इस टर्म्स में ज्यादा अच्छे याद करो, आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ म्यू नॉट एन है, और जो कैपिटल एन है इसकी जगह पे आप चेंज करो, कैपिटल एन की जगह पे स्मॉल एन इंटू एल लिखना। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो फॉर्मूला हुआ है, तो उसको जब आप पुट करोगे तो ये चीज आपकी इस तरह से आ जाएगी, बाई म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, है ना, ए इंटू क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका एल आ जाएगा इंटू आई बाई करंट, है ना, अपने कैपिटल एन के बजाय स्मॉल एन के टर्म्स में चेंज कर दिया। तो यहां से आपका आ जाएगा कि जो सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ होगा, सेल्फ इंडक्टेंस इसका पर यूनिट लेंथ जो होगा किसी भी सोलेनोइड का, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ का हो जाएगा कैपिटल एल बाई स्मॉल एल, है ना, इसकी जो वैल्यू होगी वो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए होगी, है ना, कि कोई भी अगर सोलेनोइड है इसका सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ जो होगा वो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म, इसको डेरिवेशन आपको आना चाहिए। तो कुछ नहीं है, टोटल फ्लक्स बाय करंट, टोटल फ्लक्स ये होगा, बी की जगह पे ये पुट किया, कैपिटल की जगह पे स्मॉल एन पुट कर दिया, तो सारी चीजें करके इस सेल्फ इंडक्टेंस। तो किसी भी सोलेनोइड का आपको तो इससे हम कैपिटल एल बाय स्मॉल एल निकाल सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ जो होगा वो इतना, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने निकाल लिया कि सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब एक चीज आ गई कि जैसे अब तक आप जो किरचॉफ लॉ यूज करते थे किसी भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटर के क्रॉस, तो आप वोल्टेज में ड्रॉप गेन करते थे ना, जस्ट आप ऐसा बोलते थे कि यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू आर है और कोई करंट आपकी आई फ्लो है ना, तो आपको बता दें कि जब करंट के अलाउंग जाएंगे तो ये ड्रॉप होगा, माइनस आएगा, और करंट के अपोजिट जाएंगे तो क्या होगा, गेन होगा, प्लस आएगा। ऐसे कैपेसिटर में भी आप जानते थे, कैपेसिटर में पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट बनी, चार्ज क्यू है, कैपेसिटेंस सी है ना, इसके ऊपर चार्ज आपका क्यू है और कैपेसिटेंस कितना है, सी है। तो जब प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस क्यू बाई सी से ड्रॉप होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस क्यू बाई सी गेन हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसे इंडक्टर में भी तो ड्रॉप एंड गेन होगा ना,
तो इंडक्टर में ड्रॉप एंड गेन कैसा होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंडक्टर अगर एक बना हुआ है यहाँ पे, इसमें अगर कोई करंट आई ऐसे फ्लो हो रही, इंडक्टेंस इसकी एल है, तो अब करंट के अलाउंग ड्रॉप होगा या गेन, है ना। तो भाई जैसे इसमें तो आपको पता है कि करंट के अलाउंग ड्रॉप होता है, करंट के अपोजिट गेन होता है, ये आपका गेन। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें हम ऐसे अभी बोल नहीं सकते, डिपेंड करता है कि इस इंडक्टर में करंट चेंज कैसे होगी, क्योंकि इंडक्टर में करंट चेंज होगी तभी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा और तभी ड्रॉप है गेन होगा। तो अगर यहाँ पे टाइम के साथ करंट बढ़ रही, आप सिंपल देखो डी आई बाई डी अगर ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे जो आप बैटरी बनाओगे ये उल्टी बना देते हो मेन करंट। और आपको पता है ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो एल डी आई बाई डी होता है, अभी आपने पढ़ा। भाई यहाँ पे भी एक बैटरी बन जाएगी जो कि अपोजिट सेंस में करंट फ्लो करेगी और उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, एल डी आई बाई डी। अब सही है, तो अगर मैं ऐसे जाऊं तो अब देखो पॉजिटिव से मैं नेगेटिव जा रहा हूँ ना, क्योंकि बैटरी तो अपोजिट बनानी है आपको। तो जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो यहाँ पे ड्रॉप कितना ड्रॉप हो जाएगा, माइनस एल डी है ना। करंट के अलॉन्ग अगर हम ऐसे जाएं तो माइनस एल डी आई बाई डी से क्या होगा, जैसे कि आपका ड्रॉप। और अगर मैं करंट के अपोजिट जाऊं ऐसे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो गेन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एल डी आई। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये हम ड्रॉप एंड गेन तब बोल रहे हैं जब करंट टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है इस सर्किट। अगर इसी में करंट टाइम के साथ कम होती तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता, क्योंकि अगर मैं एक इंडक्टर बना दूं ऐसे ही यहाँ पे, है ना, और इस इंडक्टर का इंडक्टेंस आपका एल है और इसका डी आई बाई डी टी मैं ले लूं कि लेस देन 0, करंट टाइम के साथ कम हो गई और करंट राइटवर्ड फ्लो हो रही, कि भाई किसी स्टैंड में करंट आई है और करंट इसका फ्लो हो रही राइटवर्ड, लेकिन करंट अब टाइम के साथ कम हो गई, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो मेन करंट को सपोर्ट करेगा, मतलब इसकी बैटरी तो सेम करंट के सेंस में बन जाएगी। तो अब अगर आप करंट के अलाउंग जाओगे तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एल डी आई। और अगर अपोजिट जाएंगे तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरिए आपका माइनस एल डी आई। तो ध्यान रखना ये केस एकदम सिंपल है, इसमें कोई एक्सपेशनल लाइन नहीं, जैसे डिक्रीज जैसे इंक्रीज, ये भी सिंपल है, इसमें थोड़ा सा ये वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट, ये डिसाइड करेगा कि माइनस यूज करना है या प्लस यूज करना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि वो बैटरी आप बगल में बना लो, मतलब ऐसा कोई यहाँ पे बैटरी होती नहीं है, हम ऐसा इक्विवेलेंट ऐसा एज्यूम करें, भाई अगर करंट बढ़ रही है तो इक्विवेलेंट बैटरी मेन करंट को अपोज, तो उसकी पोलैरिटी हम ऐसे बना, और अगर करंट टाइम के साथ कम हो रही है तो मेन बैटरी जो होगी मेन करंट को सपोर्ट करेगी, तो उसकी पोलैरिटी हम ऐसे मान लेंगे, और वो जो बैटरी बनेगी उसकी जो ईएमएफ होगी वो एल डी आई बाई डी टी, जो कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि क्या हो जाएगा कि आपका सेल्फ इंड्यूस्ड। तो आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो मेनली 3 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आते हैं। एक तो सिंपल फ्लक्स का फॉर्मूला जो कि एल डी आई बाई डी टी होता है, सॉरी एल आई होता है, फ्लक्स की वैल्यू सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट। दूसरा इस सोलनॉइड के फॉर्मूले के ऊपर, और तीसरा जो होगा ये जो मैं कंसेप्ट बता, वोल्टेज ड्रॉप या गेन के ऊपर भी आपसे क्या पूछे जाएंगे, जैसे आपके जस्ट हाँ, what is the use of connecting an inductor in the
सर आप म्यूट हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन। लिख लो इसे, है ना। तो एक न्यूमेरिकल्स मैं दे रहा हूँ, उसको आप अटेंड करो, उसके बाद फिर ये होता है सेल्फ इंडक्शन। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। अच्छा, ठीक है। जो कुछ नहीं था, जस्ट मैंने ये बोला कि भाई एक तो मैंने ये सोलनाइट का डेरिवेशन कर दिया आपको, हाँ, कि भाई सोलनाइट का मैंने क्या किया, डेरिवेशन किया कि भाई किस तरह से इसका सेल्फ इंडक्टेंस हम निकालेंगे, तो ये तो आपने समझ लिया। दोबारा मैंने ये बोला कि जैसे कोई रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस में करंट के अलावा वोल्टेज ड्रॉप होता है, और करंट के अपोजिट क्या होता है, गेन होता है। कैपेसिटर में प्लस माइनस बना ही होता है, तो प्लस से माइनस जाएंगे तो ड्रॉप होगा, माइनस से प्लस जाएंगे तो गेन होगा। इंडक्टर में क्या होगा, क्योंकि इंडक्टर का इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी बाई dt होता है, ये तो हम निकाल लेंगे, लेकिन कैसे ड्रॉप है, गेन होगा। तो अभी बोलेंगे सारा कुछ डिपेंड करेगा कि करंट टाइम के साथ अगर बढ़ रही है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मेन करंट को अपोज, मतलब बैटरी उल्टी बनाओगे ना। अब सही है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो प्लस से माइनस जा रहा हूँ, तो वोल्टेज में ड्रॉप होगा माइनस एल इंटू डी। और अगर मैं लेफ्टवर्ड जा रहा हूँ तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा हूँ, तो वोल्टेज में गेन हो जाएगा प्लस एल डी। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर यही चीज टाइम के साथ कम होती, कि मेन करंट टाइम के साथ कम होती है, तो ये बैटरी इसको सपोर्ट करेगी। तो अब अगर हम करंट के अलॉन्ग जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, तो प्लस एल डी है, और करंट के अपोजिट जाएंगे तो क्या होगा, प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस एल डी है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इंडक्टर को जब हम क्रॉस करेंगे तो वोल्टेज में ड्रॉप या क्या होगा, आपका गेन। तो ये उस तरह से हम इसको सॉल्व। हाँ, वही मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि जैसे इंडक्टर को अगर हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं ना, तो वो करंट को हम एज ए टाइम के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। आप समझ लो कि भाई करंट टाइम का फंक्शन हो जाती है। जैसे अगर आप इसमें कोई कैपेसिटर ले लो, इंडक्टर को हम सर्किट में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, कि जैसे आप कोई कैपेसिटर ले लो, सॉरी रेजिस्टेंस ले लो, है ना। तो हम अगर ऐसा बोलते हैं कि कोई यहाँ पे इस तरह से बल्ब है ना, और इस बल्ब से अगर कोई रेजिस्टेंस खाली लगा हुआ है, और इससे आपने कोई बैटरी लगा दी, है ना, और ये आपका स्विच कोई है, तो जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे ना, तुरंत बल्ब ग्लो होने लगेगा, इसमें कोई टाइम लैग नहीं है। और जब स्विच ऑफ करेंगे तो करंट तुरंत बंद हो जाएगा, जैसा आपके घर पे होता है। लेकिन इसी में अगर मैं एक इंडक्टर लगा दूं ऐसे, कि भाई इस बल्ब की सीरीज में अगर मैं यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दूं, है ना, और इसके बाद मैं स्विच क्लोज करूँ ऐसे, तो ये बल्ब इंस्टेंटली ग्लो नहीं होगा, मतलब स्लोली ग्लो होगा। मतलब इसमें क्या होगा ना, जैसे करंट फ्लो होगी तो इंडक्टर उसकी करंट की इंक्रीज को अपोज करे, तो करंट तुरंत से मैक्सिमम नहीं होगा। मतलब इसमें जो अब करंट फ्लो होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो इंडक्टर का मेन यूज है करंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस सर्किट में अगर इंडक्टर मैंने लगाया है तो करंट इंस्टेंटली मैक्सिमम नहीं होगा, बल्कि टाइम के साथ वो ग्रो होगा। ऐसे जब हम ऑफ करेंगे तो ये होगा कि तुरंत से बल्ब क्लोज नहीं होगा, बल्कि जैसे आप ऑफ करोगे ये स्लोली क्लोज, बेसिकली आपका जो ब्राइटनेस उसकी कम है ना। तो वही चीज है कि जब भी हम टाइम डिले करना चाहते हैं तो उसके सर्किट में हम क्या यूज कर लेते हैं, क्योंकि इंडक्टर सर्किट में इनर्शिया ला देता है, किसी भी चेंज को क्या करता है उसके आपका अपोज करता है। सर्किट में इंडक्टर क्या ला देता है उसके आपका इनर्शिया, किसी भी चेंज को क्या करेगा उसके आपका अपोज।
ये पर्पज होता है। तो उसके ऊपर कई क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना, कि किस तरह से ये सर्किट में इनर्शिया की ड्रैग करता है, ये इसका पर्पज ये हम कर सकते हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जस्ट आप इसको सॉल्व कर लें। वी कैन गो फॉर, हाँ ये दो क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमेशा हम करते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। अभी चेक करता हूँ बेटा, मैं इसके आंसर को अभी मैं चेक करता हूँ। एक और आंसर भी आ गया। अच्छा, दो लेकिन अलग अलग आंसर हैं, है ना, एकदम ध्यान से करना होता है इस क्वेश्चन। व्यांस आपका आंसर सही है। हाँ, एशन मिनाज, नाउ आंसर इज करेक्ट। निमिषा, योर आंसर इज करेक्ट, सही है। हाँ, प्रणाम कुमार झा, योर आंसर इज करेक्ट।
ठीक, चलो मैं चेक करता हूँ, मैं चेक के आंसर आए हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जिसमें कि एक इंडक्टर लगा होगा, इसमें क्या लगा होगा बेसिकली आपका एक इंडक्टर। हाँ विदुषी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। चलो तो आप देखो जरा सा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। कुछ नहीं इसमें है कि देखो, इसमें बाकी सब चीजों को पता है, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ जो बैटरी बनेगी उसकी पोलैरिटी कैसे होगी। करंट तो राइट फॉर जा रही है, लेकिन करंट टाइम के साथ जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही। यहाँ जो बैटरी बनेगी वो सपोर्ट करेगी, बस हो गया काम। हाँ, बैटरी जो यहाँ पे बनेगी वो कैसे करेगी, जैसे कि आपकी सपोर्ट करेगी, और इसका जो ईएमएफ होगा वो एल डी आई बाई डी टी होगा। एल भी पता है, डी आई बाई डी टी भी आपको पता है। अब इसके बाद आपको ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, ए का पोटेंशियल मैं एज्यूम कर लेता हूँ बी है। करंट के अलॉन्ग जाएंगे तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा 5 × 1 का आई आर, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो गेन हो जाएगा +15। अब यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना, यहाँ भी प्लस होगा, लेकिन ये जो प्लस होगा ये एल डी आई बाई डी टी है, तो एल की वैल्यू है 5 मिली हेनरी और डी आई बाई डी टी की वैल्यू 10⁻³ और बी पे आप पहुंच गए, इस पर तो आपका वीबी हो गया। ये टर्म तो कैंसिल हो गया, अब आप इससे सॉल्व कर लो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी कैंसिल हो गए। यहाँ से जो वी ए माइनस वीबी है, जो इससे पूछा हुआ है पी माइनस वी ए पूछा हुआ, यहाँ से जो वीबी माइनस वी ए होगा इसकी वैल्यू आपकी 15 वोल्ट आ जाएगी, ये आपका आंसर आ गया। तो जो आपका ऑप्शन बी था वो इज द करेक्ट। मेन जो चीज था ना, ये डिक्रीज हो रहा था तो यहाँ पे सेम पोलैरिटी की बैटरी आपने बना, है ना। अगर ये इंक्रीज होता तो अपोजिट में होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप या गेन क्या करते हैं इसलिए आपको डिसाइड, कोई चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। या हाँ बेसिकली ये उस इंस्टेंट में है जिस इंस्टेंट में आई की वैल्यू 5 एम्पियर, उसी इंस्टेंट में पूछा हुआ है ना। क्या क्योंकि आई आर तो टाइम के साथ चेंज होता है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ आप इसमें कि जो आंसर है ये उस इंस्टेंट में है जब करंट की वैल्यू 5 एम्पियर, उस इंस्टेंट में वी माइनस वी की वैल्यू कितनी होगी। अगर ये करंट चेंज होगी तो ये वैल्यू भी चेंज होगी, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा हुआ है ना। वी माइनस वी जो होगा एट ए सर्टेन इंस्टेंट वर्ड यूज किया था, जिस इंस्टेंट में ये भी ठीक क्वेश्चन है।
हाँ, कुछ आंसर मेरे पास आ गए हैं। हाँ सही, कृतिका देवांश सही आंसर है आपका। हाँ विदुषी सही है। ओके, लेट मी चेक, है ना। काफी लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं, तो लेट मी चेक क्या आंसर इसका सही है ना। काफी लोग जो है ए ऑप्शन इज करेक्ट बता रहे हैं। देखो कुछ नहीं इसमें है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने टिल्ट कर दिया है, और तो कुछ है नहीं इसमें। भाई इसमें आप देखो कि आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो दो चीजें डिसाइड होंगी, टी इक्वल टू 0 पे करंट कितनी है। जब टी इक्वल टू 0 होगी तो करंट की वैल्यू 5 एम्पियर हो जाएगी। मतलब आपको जब निकालना है तो यहाँ पे 5 एम्पियर करंट है ना। टी इक्वल टू 0 पे इसने पूछा हुआ है, और यहाँ से डी आई बाई डी कितना होगा। जो डी आई बाई डी होगा उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, और करंट टाइम के साथ बढ़ रही है, तो डी आई बाई डी यहाँ पॉजिटिव आ गया ना। टाइम के साथ करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो करंट बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव। तो यहाँ जो बैटरी बनेगी ये अपोजिट बन जाएगी एल डी आई बाई डी, जो कि मेन करंट को क्या करेगी, अपोजिट। ये डिसाइड करने के बाद हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए का वोल्टेज आप ले लोगे भी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो -10, ये तो आपको पता ही है। यहाँ भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो -L1 इंटू डी आई बाई डी 10। यहाँ पे करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, है। करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका ये माइनस हो जाएगा, है ना। जो करंट के अलॉन्ग जाएंगे तो माइनस होगा, तो ये आपका 15 हो जाएगा, इक्वल टू वी भी होगा। तो मेरे ख्याल से क्या ए ऑप्शन सही है, आप देख करो, या मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ। किसी और ने दूसरा आंसर भेजा था, काफी लोग ए ऑप्शन कर रहे हैं, मुझे इसका आंसर नहीं पता है, या कहीं मेरे आंसर में मिस्टेक है क्या। देखो भाई, टी इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू 5 एम्पियर हो जाएगी, और करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है, डी आई बाई डी ग्रेटर देन 0 10। तो ए से स्टार्ट करेंगे तो प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस हो गया। यहाँ पे भी सर मेन आपने बैटरी टर्मिनल्स उल्टे लिए हैं। हाँ, आपने टर्मिनल्स उल्टे लिए हैं, और अच्छा अच्छा, करंट की डायरेक्शन भी चेंज। ओह अच्छा अच्छा, मैंने करंट की डायरेक्शन उल्टी ले ली, ओह इसलिए गड़बड़ हो रहा है। चलो ठीक है, मतलब टर्मिनल क्या है कि भाई करंट क्या उल्टी किस तरफ फ्लो हो रही है। हाँ सर, अच्छा, ऐसे फ्लो हो लेफ्ट। रही है। और सर उस लेफ्ट राइट वर्ड ए है और राइट वर्ड बी है। अच्छा अच्छा, ये ए है ये बी है, वही तो मैं बोला, फिर तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए ना। और ये करंट है, हाँ, ये अगर ये करंट है फिर तो ये चीज उल्टी हो जाएगी, ये आपका है ना। उसके तो अपोज करना है, तो आप फिर से बना लो इसे, है ना, कि वीबी से स्टार्ट करते हैं, तो वीबी -10, है ना। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर 1 इंटू 10, है ना, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, वैसे कि आपका आई की वैल्यू 5 इंटू 3 है,
इक्वल टू सही बात है, ये दोनों कैंसिल हो गए और यहां से आपका VA माइनस VB की वैल्यू 15 होगी। सही, ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सही, ठीक है ना। वो एक्चुअली करंट की डायरेक्शन मैंने उल्टी ले ली, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज है ना। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, है ना। ये सही है आपका, ठीक है ना। हाँ कांस्टेंट रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होता है L divided by dt। करंट भले चेंज हो गए लेकिन divided by dt तो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो L divided by dt होती है। तो L तो एक कांस्टेंट है ही 100, और I वेरिएबल है लेकिन divided by dt तो कांस्टेंट है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम का फैक्टर तो हट जाएगा, तो ये चीज कांस्टेंट है। करंट वेरिएबल जो IR है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन इसने t इक्वल टू 0 पे पूछा कि t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यूज जो होंगी वो कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को एकदम केयरफुली आप करें। थोड़ा भी गलती करोगे तो कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन मैच करेगा, थोड़ा भी हम इसमें मिस्टेक करेंगे ना तो कोई ना कोई सेकंड ऑप्शन क्या होगा, मैच करेगा। ये होता है जैसे कि आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में इस तरह से। इसी का एक दूसरा चीज हम यहाँ बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे अभी तक आपने बात की सेल्फ इंडक्शन, वैसे ही आपका वही एक टर्म होता है या एक म्यूचुअल इंडक्शन नहीं। अभी आप थोड़ा सा इसमें एक और चीज आपको पढ़नी है, दैट इज द व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। भाई किसी भी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर कितनी होती है, एंड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एंड एनर्जी डेंसिटी, है ना। एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी आप कोई सर्किट में इंडक्टर लेते हो, ये कोई इंडक्टर है, किसी वायर की अगर हम इस तरह से कॉइलिंग करते हैं तो उसी को हम इंडक्टर बोलते हैं। इंडक्टर सेल है और यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा दी और एक आपने स्विच लगा, है। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, जैसे कि आपने एक स्विच आपने इस तरह से कनेक्ट। अब क्या होगा, जैसे आप इसको क्लोज करोगे इसमें करंट बढ़ना चाहिए, लेकिन इंडक्टर उसको अपोज करेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा। तो अगर कुछ वर्क करना होगा ना इस अपोजिशन के अगेंस्ट, भाई ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको ईएमएफ आप ई ले लो और ये आपका ई इंड्यूस दोनों अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, जैसे आपका ई इंड्यूस हो गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट एस्टैब्लिश होना चाहती है, लेकिन ये उसको अपोज कर रहा है। तो मतलब कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इसके अपोजिशन, और वही एक्सटर्नल वर्क इसमें एज एनर्जी स्टोर। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट देंगे कि एक्सटर्नल वर्क has to be done, to establish a current in inductor, है ना। कि external work has to be done store as potential energy, store as potential energy। और वो जो वर्क होगा वो सर्किट में कैसे स्टोर हो जाएगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो वो मेन कंसेप्ट आ गया कि क्लॉकवाइज एस्टैब्लिश होना चाहती है, फिर इसको अपोज करेगा, फिर कुछ एक्सटर्नल वर्क होगा और वो वर्क कैसे स्टोर होगा एज ए एनर्जी, है ना। हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि इस केस में जो रेट ऑफ वर्कन होगा, है ना, या रेट ऑफ एनर्जी स्टोर जो होगा, इस केस में अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी स्टोर, भाई किस रेट से एनर्जी स्टोर होगी, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी टी। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो ई आई हो जाएगी, ये हम जानते हैं, पावर ई आई होता है,
वही पावर तो है, पावर की वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ इनटू करंट, यहाँ पे पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जो ईएमएफ होगा, इस ईएमएफ को हम ले सकते हैं एल डी आई बाई इंटू आई। जस्ट आपने बोला कि इसको अगर करंट स्टैब्लिश करना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होगा वो ईएमएफ इनटू करंट में, और ईएमएफ एल डी आई बाई डी होता है। तो अल्टीमेटली आप थोड़ा ध्यान दो, यहाँ से डी यू बाई डी टी की जो वैल्यू आ गई है वो आपकी आ गई है एल आई इंटू डी आई बाई, यहाँ से आपका आ गया डी टी आ गया, है ना। तो यहाँ से डी यू की वैल्यू है एल आई इंटू डी आई। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि आपको तो एनर्जी स्टोर निकालना है। तो जब करंट जीरो थी तो एनर्जी जीरो थी, किसी स्टैंड में अगर करंट आई आ चुकी है तो एनर्जी स्टोर क्यों हो जाएगी, तो आपको निकालना, आपने पावर से एनर्जी स्टोर इंटीग्रेट करके निकालना। तो यहाँ से एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है, यू की वैल्यू जो होगी वो आपकी हो जाएगी हाफ एनर्जी। तो सिंपल चीज है कि जब भी किसी इंडक्टर का अगर इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है और किसी स्टैंड में इससे जो करंट फ्लो हो रही है वो अगर आई है, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ये ऐसे एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस लाइक कैपेसिटर, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, और वो एनर्जी कितनी हो जाएगी, जैसे कि आपकी हाफ एनर्जी। तो इंडक्टर का एक काम ये भी है, जैसे कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर सकता है, वैसे इंडक्टर भी एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर। ये जो फॉर्मूला आ गया किसका आ गया, जैसे कि आपका एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू द हाफ एल आई स्क्वायर। अब एक वर्ड और यूज हुआ है कि ये तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर है, एक वर्ड और यूज हो गया है एनर्जी डेंसिटी कितनी है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, है ना, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी ये आपने लिखा था यूई, और इसकी वैल्यू होती थी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। वैसे इंडक्टर में भी एनर्जी डेंसिटी होती है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, है ना, और ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड को हम इंडक्टर के वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वही जस्ट आपने बोला कि कोई भी इंडक्टर में अगर करंट आई है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है। इस तरह से अगर मैं कोई भी इंडक्टर ऐसे ले लूं, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ऐसे, ये कोई इंडक्टर है और इसमें अगर कोई आई करंट फ्लो हो रही है तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है, और यही एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, है ना। वो जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी होती है, इसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं यूबी। जैसे वो यू ई था, यहाँ पे हम यूबी यूज करते हैं। अब देखो एनर्जी स्टोर हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो, बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम इस इंडक्टर का तो आपको लेना, तो ये लेंथ अगर मैं एल ले लूं और इसका एरिया अगर ए है, वॉल्यूम ए इंटू कैपिटल एल हो जाएगा ना। ये एरिया इसका ए है और लेंथ अगर एल है, तो बीच का जो स्पेस होगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, और एल की वैल्यू हम जानते हैं, अभी आपने पढ़ा था कि सोलेनोइड का जो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ होता है वो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए होगी। यहां से एल की वैल्यू पुट कर दो, यहां से आ जाएगा हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। एल से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना, क्योंकि ये कैपिटल एल बाई स्मॉल एल, एल से मल्टीप्लाई करेंगे तब एल इंटू आई स्क्वायर। भाई यहाँ पे आ जाएगा इसलिए आपका ये, तो अब देखो एल वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, है ना। और थोड़ा सा इसको अगर हम मॉडिफाई कर दें कि आपका जो ऐसे एनर्जी डेंसिटी आई है वो ये आ गई हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू आई आ गई। आप म्यू नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो आप देखो म्यू नॉट स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर इन आई स्क्वायर होगी, तो अल्टीमेटली ये जो टर्म आएगा वो आपका ही आ जाएगा हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर बाई म्यू नॉट आ जाएगा।
है ना। और आपको पता है म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, इस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू भी होती है म्यू नॉट स्क्वायर होती है। तो फाइनल फॉर्मूला आपका ये कि बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो सिंपल सी चीज आप ध्यान रखना कि जैसे कैपेसिटर के में एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वैसे इंडक्टर के बीच में भी एनर्जी डेंसिटी हो, उसकी वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर बाई 2, है ना। तो ये भी फॉर्मूला कई बार आपको डिराइव करना, इसी को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो दोनों एनर्जी डेंसिटी होती है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां एनर्जी डेंसिटी इतनी होगी, और जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे एनर्जी डेंसिटी इतनी, है ना, कि दोनों के साथ एनर्जी एसोसिएटेड रहती है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं आपकी एनर्जी डेंसिटी। तो बी स्क्वायर बाई 2 मिल रहा है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों चीजें होती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें इलेक्ट्रिक डेंसिटी भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, दोनों का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। तो दोनों का वो क्या हो जाएगा बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया एनर्जी स्टोर, और ये वाला टर्म आपका आ गया ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। है ना, जो भी हमने पढ़ा है इंडक्टेंस के बारे में उसी के ऊपर है। तो कुछ आंसर आया है? सही आंसर, देवांश आपका आंसर सही है।
हाँ विदुषी सही है। ये कर्व गलत लिखा है, विथ ए वो कोड कोड है, कर्व नहीं है, कोड। जैसे एयर कोड है ना, विथ ए कोड हैविंग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 500, मतलब बीच में मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी 500 का है, तो कितना हो जाएगा इसका? वो कर्व गलत आ गया, कोड है वो। चलो चेक करते हैं इसे। देखो इसको सॉल्व करना है तो आपका फॉर्मूले को पहले इस फॉर्म में ले आओ ना। ये तो स्मॉल एन तो नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ होता है, जब कैपिटल एन के फॉर्म में लाएंगे तो ये आ जाएगा। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। अच्छा है ना, कैपिटल एन के टर्म्स में लाएंगे तो बेसिकली आपका जो फॉर्मूला होगा वो आपका इस तरह से हो जाएगा। वेट फॉर सेकंड, हाँ कैपिटल एन के टर्म्स में लाएंगे तो ये आपका फॉर्मूला जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा। तो इसने बोला पहले इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 1 मिली हेनरी, जब बीच में एयर था मतलब म्यू नॉट वैसे रख देंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स 100, एरिया तो सेम ही है, लेंथ भी सेम। अब इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी ले लूं, म्यू एयर की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है म्यू बाई म्यू नॉट। हाँ, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ये चीज हो जाएगी 500, यहाँ से म्यू बाई म्यू नॉट आएगा। तो अब जो म्यू होगा वो 500 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। तो सेम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बस वही हो जाएगा, एल की वैल्यू में ये 500 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, मीडियम चेंज हो गया ना अंदर में, और ये नंबर ऑफ टर्न्स हमने 50 कर, एरिया सेम है, एल सेम है, दोनों को आप डिवाइड कर दो। हाँ, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एल बाई 1 आ जाएगा, और आरएचएस साइड पे देखो क्या रहता है, ये स्मॉल, ये सारे टर्म तो बेसिकली बाकी कैंसिल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से 125 पे ट्रांसफर, ये 125, मतलब कैपिटल एल की वैल्यू 125 मिली है। ये इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। देखो दो चीजें चेंज हो गई, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स 100 से 50 हो गए, और दूसरा बीच का मीडियम भी चेंज हो गया। मीडियम अगर दूसरा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ, अगर वैक्यूम है तो उसकी, एयर है तो उसकी, अगर मीडियम दूसरा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ जो सॉल्व करेंगे तो 125 मिली है, मतलब ये ऑप्शन इज द करेक्ट है। इसमें ऑप्शन जो होगा वो सही। इस तरह से जस्ट हमने इसमें क्या यूज किया, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लिया, है ना। तो और भी आंसर आए हुए हैं। हाँ, प्रणाम कुमार झा आपने सही भेजा था आंसर, है ना, योर आंसर वाज करेक्ट।
चल दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं हम। हाँ, जैसे आप एक इंडक्टर के यूज पे डिस्कशन कर रहे थे ना, फॉर्मूला है या नहीं है। चलो वो क्वेश्चन है अभी मुझे दिखने का। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो आप। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल है, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड आपको निकालना है कितना हो जाएगा। पर इसका सेल्फ इंडक्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं, एक जनरल क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन, जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ से करंट आ जाएगी, पावर इज आई स्क्वायर आर होता है, तो उससे एच की वैल्यू हम निकाल लेंगे ना, कितनी हीट जनरेट होगी इससे। हाँ एफएम मिनहाज, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, मुझे भी चेक करना पड़ेगा। अभी अभी मैं चेक करता हूँ, एक दो आंसर और आने दो, देन आई विल चेक। प्रणाम, अभी देखते हैं बेटा आंसर। अच्छा, आपने पिछले का आंसर भेजा है, वो ये सही था, पिछले का तो एक सही भेजा था आपने।
हाँ कृतिका चेक करता हूँ मैं। अभी मुझे आंसर नहीं पता है, आपने जो भेजा है वो सही है, मुझे एक्चुअली इसका आंसर नहीं पता है। तो 3 आंसर मेरे पास आए हैं, एहसन का और कृतिका का। अभी चेक करके वेरीफाई करते हैं इसे। ठीक क्वेश्चन है ये। चलो मैं चेक करता हूँ इसे, क्योंकि टाइम भी हो जाएगा थोड़ी देर में। आई विल चेक दिस क्वेश्चन, है ना। चेक करके जो आंसर आता है बताते हैं। देखो क्या है, फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है आपको। तो फ्लक्स दिया तो ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ की वैल्यू उसको डिफरेंशिएट करके तो आती है। तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 280 माइनस ए इंटू ताउ। ईएमएफ आ गया, ईएमएफ आ गया तो करंट आ जाएगी। करंट की वैल्यू जो होती है वो ई बाई आर होती है ना। तो ई की वैल्यू आपकी आ गई 280 माइनस ए इंटू ताउ बाई कैपिटल, ये करंट आ गया। हाँ, अब प्रॉब्लम है करंट वेरिएबल है, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ हीट डेसिपेटेड dH by dt, तो dH by dt आप E स्क्वायर आर बाई आर लिख लो या I स्क्वायर आर लिख लो, बात एक ही होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे I स्क्वायर आर, तो वो भी वेरिएबल हो जाएगी, उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा 280 माइनस ए इंटू ताउ का होल स्क्वायर बाई आर है। अब इसमें dt को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है, तो हीट प्रोवाइड, जो हीट होता है जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते ही हैं, I स्क्वायर इंटू dt का इंटीग्रेशन होता है। जब भी हम हीट निकालते हैं तो हीट की वैल्यू क्या होती है, I स्क्वायर आर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। तो मैंने किया, I स्क्वायर आर को dt से मल्टीप्लाई करूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा। यहाँ से H की वैल्यू हम देखते हैं, हाँ तो H की वैल्यू जब आप निकालोगे इसमें, तो आपको इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ना। तो यहाँ से आपका डी एच इक्वल टू आपका आ गया, पूरे से ए स्क्वायर तो कॉमन ही आ गया है ना, इंटू आपका यहाँ पे बच गया 2t माइनस ताउ का स्क्वायर बाई आर इंटू डी टी, इंटू क्या हो गया कि आपका डी टी। आपको होता है कि इस केस में इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, और इसमें टाइम इंटरवल बोला हुआ है 0 से लेके टाइम की वैल्यू जो ताऊ है ना, इस टाइम इंटरवल में कितना हीट डेवलप हो, तो इस चीज को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें ए स्क्वायर और आर तो बाहर ही आ जाएगा, आपको जो इंटीग्रेट करना है सिर्फ इस टर्म को करना है, 2t माइनस ताऊ का होल स्क्वायर इंटू डी टी। वैसे तो हम इसको कर नहीं सकते हैं, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, यूज इक्वल टू हो जाएगा 2t माइनस, है ना। तो यहाँ से डी यू बाई डी टी की जो वैल्यू होगी, ये 0 हो गया, t का 1 हो गया तो 2 हो गया, है ना। तो यहाँ से आपका ये पूरा टर्म रिड्यूस हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2r में, फिर 2 नीचे आ जाएगा और इंटीग्रेट हो जाएगा u स्क्वायर इंटू डी। आप सही, और ये हो जाएगा u क्यूब बाई 3, इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि आपका u क्यूब बाई ए स्क्वायर बाई 6r आ गया, और ये पूरा u क्यूब आ गया, मतलब 2t माइनस ताऊ का क्यूब आ गया, है ना। इस पूरे का क्या आ गया कि आपका ये क्यूब आ गया, है ना, इसमें से आपका गया, है ना। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो, पूरे का क्या आ जाएगा कि आपका क्यूब आ जाएगा, क्यूब बाई इसका क्यूब बाई 3 आ गया। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करो, जैसे मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो जो वैल्यूज है वो है बेसिकली आपके 0 से लेके ताऊ, है ना। तो आप इंटीग्रेट करने की लिमिट जब पुट करेंगे, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 6r, है ना। पहले हम पुट कर देंगे टी की जगह पे ताऊ, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा कि आपका, यहाँ पे आपका आ गया ताऊ का क्यूब आ गया, है ना। ताऊ का क्या आ गया कि आपका क्यूब आ गया, है ना, माइनस आपका, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, थोड़ा चेक करो जरा, जैसे आंसर तो नहीं आ रहा है ना, गड़बड़ कर रहे हैं क्या इंटीग्रेशन में, चेक करो जरा सा, इससे आंसर तो नहीं आ रहा जो उसमें दिया हुआ है, चेक करो जरा सा क्या आ रहा आपका, सर फाई की वैल्यू गलत है, इसमें सर वो 80 टॉर्क माइनस टी है। अच्छा अच्छा 80, अच्छा ये टाउ उल्टा है, माइनस टी चलेगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा, सर, काफी फर्क पड़ जाएगा। अच्छा 80 ताऊ माइनस टी, चलो चेक कर लें आपसे, मैंने प्रोसेस बता दिया है
है ना। एक बार मेरे ख्याल से मैंने यहीं पे मिस्टेक कर दी थी, है ना। ये जो था आपका टॉर्क माइनस, तो आप इसको चेक कर लें, है ना, उल्टा करके फिर हम सॉल्व करेंगे, है ना। प्रोसेस मैंने बता दिया, ये फ्लक्स है, करंट आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। इंटीग्रेट करके जो आंसर आ रहा है तो मेरे से वेरीफाई। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि आज का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आज करना था, लेकिन चूंकि ये लंबा चैप्टर है, तो नेक्स्ट क्लास में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस करेंगे। प्लस आपको कल एक मैं शीट शेयर करूंगा असाइनमेंट्स की, आप हर वीक में उस 200 क्वेश्चन को जरूर से, जो 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, करना ही करना आपको हर वीक। आप यकीन मानो, हर वीक अगर आप अभी से 200 क्वेश्चंस करोगे, तो जब सारे चैप्टर के वो क्वेश्चंस एंड हो जाएंगे ना, तो अपने आप आपके साथ चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी। कुछ आपको एडिशनल किसी बुक वगैरह करने की जरूरत नहीं। अगर आपने वो 200 क्वेश्चन हर वीक सॉल्व करना शुरू कर दिया, अभी मैं 12th के दूंगा, बाद में फिर 11th के दूंगा, वो बहुत अच्छा है। वो आपके नीट के हिसाब से, उसमें ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी एकदम कंसेप्चुअल होता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत सारे दिए, वैसे न्यूमेरिकल की उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो रहते हैं बेसिक थ्योरी के ऊपर, जो कि नीट में कई बार आते हैं, है ना। कई बार हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहते हैं ना, वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करते। वो 200 क्वेश्चन हर वीक आप, इस वीक में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का दूंगा मैं, अगले वीक ईएमआई, एसी, और ऐसे आपको मिलता जाए, है ना। तो हर वीक 200 क्वेश्चंस का आप टारगेट करें, वो आप करो, आंसर भी शीट भी साथ में होगी, वेरीफाई। और जो उसमें से क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको डाउट क्लास में पूछ लो, ये आप प्रोसेस बना, तो अपने आप ही सारी चीजें आपको आती है, इसको थोड़ा सॉल्व करें। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir.